Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 30th March 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing competitive exams are: first question, priority nursing intervention in Guillain-Barré syndrome. GBS के पेशेंट के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, मेंटेनेंस ऑफ एयरवे एंड ब्रीथिंग पैटर्न। हम इस पेशेंट के एयरवे और ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करना सबसे ज़रूरी समझेंगे। या फिर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, या फिर एप्रोप्रिएट पोजीशन देना, या फिर अर्ली मोबिलिटी यानी उसे घुमाना फिराना। The right answer is option A, maintenance of airway and breathing pattern. इसके रैशनल को जानने से पहले ये हम जान लेते हैं कि एग्जैक्टली गुलियन-बैर सिंड्रोम होता क्या है। गुलियन-बैर सिंड्रोम एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम उसकी ही नर्व्स पर अटैक करने लग जाता है। नर्व्स पर इम्यून सिस्टम के अटैक के कारण नर्व्स डैमेज होती हैं और इस डिजीज़ की शुरुआती सिम्टम्स के रूप में एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर वीकनेस और टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। एक्सट्रीमिटीज़ से शुरू हुई ये सिम्टम्स धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलने लगते हैं। इस डिजीज़ के सिम्टम्स जनरली पैरों से शुरू होकर यानी लोअर एक्सट्रीमिटी से शुरू होकर ऊपर की तरफ पूरी बॉडी में फैलते हैं, इसलिए इसे कई बार असेंडिंग लिम्ब पैरालिसिस डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है और प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा भी गया है। अब इस पेशेंट के एयरवे और ब्रीथिंग पैटर्न को मैनेज करने की इसलिए आवश्यकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है क्योंकि इस डिजीज़ के अंदर पूरी बॉडी के मसल्स धीरे धीरे करके पैरालाइज होने लगते हैं और अगर पेशेंट के रेस्पिरेशन रिलेटेड मसल्स पैरालाइज्ड हो गए तो पर्सन सांस नहीं ले पाएगा, रेस्पिरेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और रेस्पिरेशन ना हो पाने के कारण पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो याद रखिएगा, जीबीएस के पेशेंट में हमेशा हम एयरवे और ब्रीथिंग पैटर्न को मैनेज करना सबसे ज़रूरी मानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस डिजीज़ के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि कई बार कुछ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन इसका कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट with the diagnosis of pemphigus vulgaris. On assessment of client, the nurse should look for which sign characteristic of this condition. आपको यहाँ पर पेम्फिगस वल्गैरिस डिजीज़ के पेशेंट में कौन सा साइन देखने को मिलता है, इसे सेलेक्ट करना है। टर्नर साइन, चॉस्टिक साइन, निकोल्स्काई साइन या ट्रोसेसु साइन। The right answer is option C. पेम्फिगस वल्गैरिस कंडीशन के अंदर आपको निकोल्स्काई साइन देखने को मिलता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। A hallmark sign of pemphigus vulgaris is Nikolsky sign, which occurs when the epidermis can be rubbed off by slight friction of injury. जिन पेशेंट्स को पेम्फिगस वल्गैरिस होता है उनकी स्किन पर अगर आप धीरे भी रबिंग करते हैं, मालिश करते हैं तो उनकी स्किन तुरंत निकल जाती है, उखड़ जाती है, शेड ऑफ हो जाती है। यही साइन निकोल्स्काई साइन के नाम से जाना जाता है और ये पेम्फिगस वल्गैरिस का हॉलमार्क साइन माना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। Other characteristics of pemphigus vulgaris include facet bullae that rupture easily and emit a foul-smelling drainage
leaving crusted denuded skin. पैम्फिगस वल्गैरिस वाले पेशेंट में छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं और इन्हें हल्का सा भी टच करने पर फूट जाते हैं और इनसे फिर एक फाउल स्मेलिंग ड्रेनेज निकलता है, एक बदबूदार तरल निकलता है और फिर वहां पर एक हार्ड स्किन यानी क्रस्ट डेवलप हो जाते हैं. These lesions are common on skin, back, chest, umbilicus. पैम्फिगस वल्गैरिस डिजीज के जो लीजन्स होते हैं, दाने होते हैं, ये सभी फेस, बैक, चेस्ट और अम्बिलिकस एरिया पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं. इवन स्लाइट प्रेशर ऑन एन इंटैक्ट ब्लास्टर may cause spread to adjacent skin. और इन ब्लिस्टर्स के फूटने से जो तरल निकलता है, ये जिस जगह पर भी लगता है, टच होता है, पहुंचता है, उस जगह पर ये डिजीज स्प्रेड हो जाता है. तो हम कह सकते हैं इट इज लाइक अ कंटेमिनेशन डिजीज. इसके अलावा ऑप्शन में दिया गया था टर्नर साइन. टर्नर साइन रेफर्स टू ग्रेइश डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक्स एंड सीन इन द क्लाइंट विद एक्यूट पैंक्रेटाइटिस. अगर किसी क्लाइंट के पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन पैंक्रियाटाइटिस कहलाती है और पैंक्रियाटाइटिस डिजीज वाले पेशेंट में फ्लैंक्स एरिया में ग्रेइश डिस्कलरेशन हो जाता है. यही साइन टर्नर साइन कहलाता है. फ्लैंक्स एरिया का मतलब है जैसे ये पेशेंट है, ये इसका अम्बिलिकस नाभि वाला हिस्सा है, तो उसकी ये जो कमर के साइडों वाला हिस्सा है, इस जगह पर डिस्कलरेशन होगा, इस जगह पर ग्रेइश कलर हो जाएगा स्किन का. ये साइन टर्नर साइन कहलाता है जो कि पैंक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है. इसके बाद आता है ऑप्शन में दिया हुआ चॉस्टिक साइन. चॉस्टिक साइन इज इन टिटेनी. It is a spasm of facial muscles elicited by tapping on facial muscle in the region of parotid gland. चॉस्टिक साइन एक ऐसा साइन है जो कि किसी भी पेशेंट में कैल्शियम की कमी होने को बताता है. पेशेंट में कैल्शियम की कमी है यानी टिटेनी है, हाइपोकैल्सीमिया है. इस पेशेंट के जब फेशियल एरिया पर आप टच करते हैं तो उसके फेशियल मसल्स में एक एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है. यही चॉस्टिक साइन के रूप में जाना जाता है. नेक्स्ट आता है ट्रोसेसु साइन. ट्रोसेसु साइन इज अ साइन ऑफ टिटेनी इन विच कार्पल स्पाज्म कैन बी इलेक्टेड बाय कंप्रेसिंग द अपर आर्म बाय द blood pressure cuff inflated above the systolic pressure and causing ischemia to the nerve distally. चॉस्टिक साइन और ट्रोसेसु साइन दोनों ही हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने के कारण देखे जाते हैं. ट्रोसेसु साइन को पता करने के लिए आप पेशेंट के अपर एक्सट्रीमिटी यानी हैंड पर बीपी कफ लगाते हैं और फिर उसे सिस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा इन्फ्लेट करते हैं, यानी उसमें सिस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा हवा भरते हैं. जैसे ही हवा सिस्टोलिक प्रेशर को क्रॉस करती है, पेशेंट के कलाई वाले हिस्से में स्पाज्म आने लगते हैं, पेशेंट की कलाई अंदर की तरफ मुड़ने लग जाती है. यही साइन ट्रोसेसु साइन के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडी फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज. किसी पेशेंट को कोई डिजीज हुआ और डिजीज होने के बाद बॉडी ने उस डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार की. ये किस प्रकार की इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है? एक्टिव नेचुरल, एक्टिव आर्टिफिशियल, पैसिव नेचुरल या पैसिव आर्टिफिशियल? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. जब भी इम्यूनिटी बनाने के लिए हमारी बॉडी खुद काम करती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, तो वो कंडीशन एक्टिव इम्यूनिटी मानी जाती है. और जब कभी हमें एंटीबॉडीज़ बाहर से दी जाती हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं, तो वो पैसिव इम्यूनिटी कंसीडर की जाती है. यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई टर्म के अनुसार पेशेंट को कोई डिजीज़ हुआ और इस डिजीज़ से बचने के लिए शरीर ने खुद काम करके एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप की, तो ये एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी कही जाएगी. फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान CHO एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो जीके का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एग्जैक्टली हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस या राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्लाइंट विथ which sign and symptom is a candidate for artificial respiration? इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस पेशेंट को सेलेक्ट करना है जिसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की ज़रूरत है। नो हार्ट बीट और मीजरेबल रेस्पिरेशन, ऐसा पेशेंट जिसमें हार्ट बीट नहीं है और रेस्पिरेशन भी बहुत ही हल्का है। या फिर बेयरली डिस्क्रिनेबल रेस्पिरेशन एंड वीक कैरोटिड पल्स, बहुत ही हल्का रेस्पिरेशन लेकिन कैरोटिड पल्स चल रही हो। या फिर एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन एंड टैकीकार्डिया, पेशेंट में टैकीकार्डिया है यानी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, प्लस स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट रेस्पिरेशन की एब्सेंस हो। या फिर सैलो गैस्पिंग एंड एपिकल हार्ट रेट ऑफ 48, पेशेंट गैस्पिंग वाली स्टेट में हो यानी रुक रुक कर सांस ले रहा हो और एपिकल हार्ट रेट 48 हो। किस पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाएगा? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का मतलब है इंट्यूबेट करना, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाना। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर पेशेंट में स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन एब्सेंट है और हार्ट रेट बढ़ी हुई है तो हम तुरंत उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सपोर्ट देंगे या यूं कहें कि वेंटिलेटर पर ले जाएंगे। स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन शब्द का अगर सिंपल मीनिंग आप समझें तो पेशेंट खुद से बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा है, पेशेंट बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा है। दिस इज कॉल्ड एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन। अगर पेशेंट में थोड़ी बहुत रेस्पिरेशन चल रही है या गैस्पिंग में है तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल ही सांस नहीं ले पा रहा है तो वहाँ वेंटिलेटर लगाना सबसे ज़रूरी माना जाएगा। आइए इसे और क्लियर करें। Artificial respiration is used for the client who have no spontaneous respiration but whose heart are still beating. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उन पेशेंट्स को आप जरूर लगाएंगे जिनकी हार्ट रेट तो चल रही हो लेकिन सांस नहीं ले पा रहे हैं, रेस्पिरेशन नहीं है। स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग इज अ नेचुरल ब्रीथिंग। स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग शब्द का सिंपल मीनिंग है नेचुरल ब्रीथिंग, यानी पर्सन खुद ही सांस ले पा रहा है। इन एक्सट्रीम केसेस मैकेनिकल वेंटिलेशन इज यूज्ड व्हेन स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग इज इनएडिक्वेट और सीजेस एंटायरली। पेशेंट को सांस लेना कंप्लीटली बंद हो जाए या बहुत ही मुश्किल से कुछ सांस ले पा रहा है, तब हम तुरंत उसे मैकेनिकल वेंटिलेशन या वेंटिलेटर सपोर्ट देंगे। Cardiopulmonary resuscitation is required for the client with either heartbeat nor spontaneous ventilation. CPR हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें रेस्पिरेशन और हार्ट रेट दोनों ही नहीं पाई गई हों। Artificial respiration is not done for the clients who spontaneously breathing, neither is it done if there is no heartbeat. अगर पेशेंट में spontaneous breathing प्रेजेंट है तो आप कभी भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन नहीं देंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैब टेस्ट इज टू बी मॉनिटर व्हाइल द क्लाइंट इज ऑन ट्रीटमेंट विद एमिनोग्लाइकोसाइड। किसी पेशेंट को आप एमिनोग्लाइकोसाइड मेडिसिन दे रहे हैं तो इस मेडिसिन को देते समय या देने से पहले कौन सा लैब टेस्ट करवाना जरूरी है? हीमोग्लोबिन, सीरम बिलिरुबिन, सीरम क्रिएटिनिन या प्लेटलेट्स?
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहां पर हम सीरम क्रिएटिनिन का असेसमेंट करेंगे। आइए पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन्स हैं जो कि एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से हुए इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स स्टेफाइलोकोकाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जैसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। एमिनोग्लाइकोसाइड के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं तो याद रखिएगा, जेटामाइसिन, एमिकासिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सभी इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब ये मेडिसिन देते समय हम क्रिएटिनिन का लेवल क्यों असेस करते हैं, इस क्वेश्चन के रैशनल को जान लेते हैं। अगर किसी पेशेंट में किडनीज प्रॉपर काम कर रही हैं तो उस पर्सन में जो सीरम क्रिएटिनिन का लेवल है वो नॉर्मल मिलेगा आपको। अगर क्रिएटिनिन का लेवल किसी पर्सन में ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है इस पर्सन की किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर रही है। याद रखिएगा, एमिनोग्लाइकोसाइड मेडिसिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट की जाती है। अगर पेशेंट की किडनी काम नहीं कर रही है तो ये मेडिसिन बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगी और फिर इस मेडिसिन का लेवल बॉडी में बढ़ने लगेगा और टॉक्सिसिटी सिम्टम्स डेवलप होंगे। तो याद रखिएगा, किसी भी पेशेंट में एमिनोग्लाइकोसाइड देने से पहले या देने के दौरान सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल चेक करवाया जाता है, जो कि नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन का लेवल 0.6 से 1.2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर यानी mg पर dl होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ। हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, स्किन पिगमेंट या विटामिन। The right answer is option B, it is respiratory pigment। हमारी जो RBCs होती हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं, इन RBCs के ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है या इसे आप रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं और इनका काम है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन एटम्स को एक साथ कैरी कर सकता है और अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो इसके कारण पर्सन में एनीमिया जैसे डिजीज डेवलप होते हैं। एनीमिया वाले पेशेंट बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा भी काम कर लें तो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर ना हो पाने के कारण उन्हें बहुत ही जल्दी थकान महसूस होती है। ये इनका आइडेंटिफिकेशन है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन का लेवल आपसे पूछा जा सकता है। मैन की बात की जाए तो 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर और वुमेन की बात की जाए तो 12 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर। ये वैल्यूज वेरी कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESR मीन्स इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, एंजाइम सिंथेसिस रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ESR का फुल फॉर्म है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR टेस्ट क्यों करवाया जाता है? हमारी बॉडी में किसी ऐसे डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ESR टेस्ट करवाया जाता है जिसमें बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, जैसे कि अर्थराइटिस, वेसिकुलाइटिस या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ आदि।
कई बार ईएसआर का इस्तेमाल प्रोग्नोसिस को डिटरमाइन करने के लिए भी किया जाता है। ईएसआर टेस्ट कैसे किया जाता है इसे भी शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द रेट एट विच आरबीसी सेटल डाउन आफ्टर मिक्सिंग विथ एंटीकोगुलेंट इन वर्टिकल ट्यूब। ईएसआर टेस्ट करने के लिए हम एक लंबी वर्टिकल टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड सैंपल को डालते हैं और फिर इसके अंदर एंटीकोगुलेंट जैसे हेपेरिन या सोडियम सिट्रेट या ईडीटीए को मिक्स करते हैं ताकि यहाँ पर क्लम्प ना बन जाए, ब्लड क्लॉट ना बन जाए। अब इस ट्यूब को बिल्कुल सीधा रख देते हैं और इस ट्यूब में आरबीसीज नीचे पैंदे की तरफ किस रेट से बैठ रही है या यूं कहें कि आरबीसीज किस रेट से सेटल डाउन हो रही है, इस रेट को ही हम ईएसआर रेट के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वह रेट है जिसमें आरबीसीज वर्टिकल ट्यूब में एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स किए जाने के बाद सेटल डाउन होती है। ईएसआर कैलकुलेट करने के लिए हम वेस्टर्न ग्रीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड में 1.6 ml ब्लड को 0.4 ml सोडियम सिट्रेट जो कि एंटीकोगुलेंट है मिक्स किया जाता है और फिर इसे 300 mm यानी कि 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब जिसे वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब के नाम से जानते हैं उसमें रख दिया जाता है। इस ट्यूब में 1 घंटे बाद आरबीसीज किस रेट से सेटल डाउन हुई इससे हम ईएसआर के रूप में जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेल के अंदर ईएसआर रेट नॉर्मल कितना होता है तो आप बताएंगे 3 to 7 mm इन 1 आवर, फीमेल के अंदर 5 to 9 mm इन 1 आवर और इन्फेंट्स के अंदर 0.2 से 0 से 2 mm 1 आवर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, after assessment and diagnostic evaluation it has been determined that the client has Lyme disease stage 2. The nurse assesses the client for which manifestations that is most indicative of this stage. आपको सिंपली बताना है कि लाइम डिजीज़ की सेकेंड स्टेज में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है। लेथार्जी, हेडेक, इरिथ्रोमेटस रैश या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। आइए इसके बारे में जान लें। स्टेज सेकेंड ऑफ लाइम डिजीज डेवलप्स विद इन 1 to 3 months इन मोस्ट अनट्रीटेड इंडिविजुअल्स। अगर किसी पर्सन में लाइम डिजीज़ हुआ और आपने उसे 3 महीने तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिलवाया तो अब ये लाइम डिजीज़ स्टेज 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, चला जाएगा। द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स इन दिस स्टेज इंक्लूड कार्डियक डिसरिथमियाज, डिस्पनिया, डिजीनेस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज बेल्स पैल्सी एंड पैरालिसिस। लाइम डिजीज़ की स्टेज सेकंड में आते ही पर्सन में ये सभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट यूजुअली परमानेंट। यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्टेज 2 के अंदर ये हमेशा नहीं रहती यानी परमानेंट नहीं होती। इसके साथ ही फ्लू जैसे सिम्टम्स, मसल पेन, स्टिफनेस और रैश अपीयर होते हैं स्टेज 1 के अंदर। अगर पर्सन स्टेज 1 में है तो उसे फ्लू जैसे सिम्टम्स डेवलप होंगे और स्टेज 2 के अंदर आते ही सिंपल सिम्टम्स जो हैं सीवियर होने लगते हैं। लाइम डिजीज़ के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग टिप क्या है? द टिपिकल रिंग शेप्ड रैश ऑफ लाइम डिजीज डज नॉट अकर इन ऑल क्लाइंट्स। एडिशनली इफ अ रैश डज अकर it can occur anywhere on body, not only at the site of tick bite. लाइम डिजीज़ बेसिकली टिक के द्वारा बाइट करने से होने वाला डिजीज़ है और इस डिजीज़ में
जो स्किन रैश बनता है वो पूरे शरीर में कहीं भी बन सकता है, और ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को जिसे लाइम डिजीज़ है उसमें स्किन रैश अपीयर हो। कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an adult male has a high level of high density lipoprotein in proportion to low density lipoprotein. How does this relate to his risk of developing coronary artery disease? किसी अडल्ट मेल पेशेंट में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की तुलना में ज़्यादा है। इस पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, ये आपको बताना है। हिज रिस्क इज लो फॉर CAD। इस पेशेंट में CAD होने की संभावना बहुत कम है, या फिर CAD और HDL LDL का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, या फिर इस पेशेंट का रिस्क बढ़ जाता है एक्सरसाइज के साथ, या फिर CAD डिजीज़ होना उम्र के बढ़ने के साथ रिस्क भी बढ़ जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज हिज रिस्क फॉर CAD इज लो। देखिएगा, जिन भी पेशेंट्स के अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने की संभावना कम होती है। इस HDL को, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को आप गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, जबकि LDL जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे आप बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। अगर पेशेंट में HDL का लेवल LDL की तुलना में हाई है तो इसका मतलब है पर्सन हेल्दी है और उसमें हार्ट डिजीजेज होने की संभावना बहुत ही कम है। कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 200 mg/dl तक, यानी इससे कम ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एज। किसी भी पर्सन की बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज को इंसर्ट करना क्या कहलाता है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, या फिर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। The right answer is option D, it is artificial passive immunity. रेडीमेड एंटीबॉडीज़ यानी शरीर से बाहर तैयार की गई एंटीबॉडीज़ को शरीर में डालना आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम, द टाइप ऑफ स्ट्रोक दैट कैन डेवलप इन अ पेशेंट विथ क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन। आपको बताना है कि किसी पेशेंट में क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन है तो उसमें कौन सा स्ट्रोक डेवलप हो सकता है? हेमरेजिक स्ट्रोक, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, एम्बोलिक स्ट्रोक, या मिनी स्ट्रोक। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज एम्बोलिक स्ट्रोक। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक नेचर की बात करते हैं। हम इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि अगर हम किसी जगह पर पानी बहता रहता है तो वो कभी भी गंदा नहीं होता, अस्वच्छ नहीं होता, स्वच्छ रहता है। वहीं पर यदि पानी को रोक दिया जाए किसी तालाब में तो ये पानी गंदा हो जाता है, इसमें बैक्टीरियाज पनप जाते हैं, कंटैमिनेटेड हो जाता है। यही सेम कॉन्सेप्ट हमारी बॉडी में भी है। जब तक ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स में बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहता है, फ्लो करता रहता है, हमारे ब्लड में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर किसी वजह से ये ब्लड सर्कुलेशन कुछ धीमा हो जाए या रुक जाए
तो तुरंत इस ब्लड के अंदर क्लॉट्स का फॉर्मेशन होने लगेगा और ये क्लॉट हमारे वाइटल ऑर्गन्स में जहां पर भी जाकर अटकेंगे उस वाइटल पार्ट तक ब्लड की सप्लाई को रोक देंगे। इस क्वेश्चन में बताया गया था कि हम किसी पेशेंट के एट्रियास यानी हार्ट के दो अपर चैम्बर्स वो फिब्रिलेशन कर रहे हैं, यानी बहुत ही तेजी से फड़फड़ा रहे हैं, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा। इस सिचुएशन में जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ मूव नहीं कर पाएगा और यहाँ पर ब्लड रुकने के कारण कुछ क्लॉट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये क्लॉट यहाँ से निकलकर जिस भी वाइटल ऑर्गन तक पहुँचेंगे वहाँ पर उसकी सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे और इस प्रकार के स्ट्रोक को हम एम्बोलिक स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। दो टर्म्स होती हैं, एक होता है थ्रोम्बस और एक होता है एम्बोलाई। थ्रोम्बस टी से शुरू होता है तो आप इसे याद रखिएगा, टी फॉर ठहरा हुआ, यानी ब्लड वेसल में यदि कोई क्लॉट किसी एक ही जगह पर पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, ब्लड वेसल्स की दीवार से चिपका हुआ है तो ये थ्रोम्बस कहलाता है। अगर दूसरा प्रकार का क्लॉट यानी एम्बोलाई जो ब्लड के साथ साथ फ्लो हो रहा है ये एम्बोलस या एम्बोलिज्म कहलाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। जो क्लॉट बना है वो आगे ट्रांसपोर्ट होगा और कहीं जाकर ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, स्ट्रोक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इन कार्डियक स्टेप डाउन यूनिट रिक्वायर्स सक्शनिंग फॉर एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन। The nurse should be most careful to monitor the client for which dysrhythmia during this procedure. एक पेशेंट जो कि कार्डियक यूनिट में एडमिट है और इसे बहुत ही ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, इसके एयरवे को क्लीन करने के लिए आप सक्शन करते हैं और सक्शन के दौरान कौन सा डिसरिथमिया डेवलप हो सकता है इसके बारे में आपको बताना है। ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स या फिर हार्ट ब्लॉक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इस पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो सकता है। आप जब भी किसी पेशेंट के अंदर सक्शन करते हैं तो सक्शनिंग के दौरान वहाँ पर मौजूद जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाती है और जैसे ही ये वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है ये हमारे हार्ट रेट को कम कर देती है, यानी ब्रेडिकार्डिया कर देती है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट का 60 से कम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्टेड एंड सॉइल ड्रेसिंग हैज़ टू बी डिस्कार्डेड इन। किसी पेशेंट में आपने ड्रेसिंग की थी, बैंडेजिंग की थी, अब वो बैंडेज जो है, ड्रेसिंग जो है इन्फेक्टेड हो गई है, वो पस से सॉइल्ड है, भीगी हुई है, तो इसे आप किस बॉक्स में डिस्कार्ड करेंगे? येलो बैग में, ब्लैक बैग में, ब्लू बैग में या रेड बैग में? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमेशा याद रखें जितने भी सॉइल्ड ड्रेसिंग या इन्फेक्टेड मटेरियल्स होते हैं उन्हें हमेशा हम येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आयरन, कॉपर, जिंक या गोल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन में आयरन की कितनी मात्रा होती है तो आप बताएंगे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 3.34 mg आयरन होता है। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन्स 3.34 mg iron. Next question, which drug is used to prevent bradycardia during surgery? सर्जरी के दौरान पेशेंट में हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम ना हो जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए
कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, सक्सिनाइल क्लोराइड, एमियोडेरोन या एट्रोपिन? The right answer is option D. It is atropine. एट्रोपिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। यहाँ से इस क्वेश्चन को कई बार पूछा भी गया है। एट्रोपिन बेसिकली ट्रोपेन एल्केलॉइड और एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन है। सर्जरी से पहले हम पेशेंट को एट्रोपिन सल्फेट एडमिनिस्टर करते हैं। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहले ये ब्रेडिकार्डिया यानी स्लो हार्ट रेट होने को रोकता है और दूसरा फ़ायदा ये सर्जरी के दौरान होने वाले एक्सेसिव बॉडी सिक्रेशंस को कम करता है। यानी सर्जरी के दौरान पेशेंट में ज़्यादा अगर सलाइवा सिक्रीट हुआ तो उसमें रिस्क ऑफ एस्पायरेशन बढ़ सकता है। तो हम इस पेशेंट को सर्जरी से पहले एट्रोपिन सल्फेट दे देते हैं ताकि इसके सलाइवा और दूसरे सभी बॉडी सिक्रेशंस कम से कम हो और पेशेंट में रिस्क भी रिड्यूस हो जाए। इसके अलावा एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल एंटीडोट के रूप में भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को कोलिनर्जिक ड्रग्स की ओवरडोज हो गई, तब वहाँ आप एज अ एंटीडोट दे सकते हैं। किसी पेशेंट को मशरूम पॉइजनिंग हो गई, तब आप एट्रोपिन दे सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फोरस जैसे पेस्टिसाइड्स यानी जो खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक होते हैं, इनसे एलर्जी होने पर या पॉइजनिंग टॉक्सिसिटी होने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके सभी कमेंट्स को हमारी पूरी टीम रीड करती है और एनालाइज करके आपको अपकमिंग आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग ही कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। होपफुली आप इस चीज़ से सहमत होंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।